मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल का दिन हमारे लिए मानकर चलिए बहुत ही पॉजिटिव रहा और ये ईश्वर की ही कृपा है। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिस राह पर पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं, अगर ऐसे ही हमें ईश्वर का साथ मिलता रहा तो हम उसमें सफलता भी एक दिन ज़रूर हासिल करेंगे। तो कल के जो भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया, सूचित किया है कि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक हमारे मुद्दे को सॉल्व नहीं किया जाएगा, हम लोग इसी तरीके से निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और मैं स्वयं जितना मुझसे हो सकेगा इस मुहिम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए हम तैयार हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। बाहर निकलने में हर इंसान को धूप लगती है, गर्मी लगती है और वो घर से निकलना नहीं चाहता है। बट हम लोग अगर इस समय बैठ जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी कोर्ट के हवाले से हमारा फ़ैसला डिलीवर होने वाला है, तो हम लोग यही प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हमारे मुद्दे को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और किस तरीके से मीटिंग करके हर अधिकारी तक और सरकार के मंत्रियों तक अपने ज्ञापन का कार्यक्रम किया जाए। तो उस मुहिम को जारी रखते हुए परसों भी हम लोगों ने पूरा दिन इसी में व्यस्त रहे कि सभी तक हम लोग जहाँ तक संभव हो सकता है अपने ज्ञापन को पहुँचाने का काम करें। और उस पहल में कल फिर जनता दरबार जाया गया तो पता चला कि वहाँ पे माननीय योगी जी कल उपस्थित नहीं थे, तो कल मुलाकात संभव नहीं हो पाई है। तो कोई बात नहीं, जब संभव होगी, जैसे माननीय योगी जी लौटते हैं तो उनसे मुलाकात करके हम लोग अपना जनता दरबार में ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो कल तो फ़िलहाल नहीं हो पाया, ये कार्यक्रम नहीं पूर्ण हो पाया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जब हम लोगों ने ठान ही लिया है कि किस तरीके से अपना कार्य करना है, किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो हमें जो भी माध्यम मिलेगा, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष सभी नेताओं को लेकर हमें चलना है और अपनी आवाज़ को उठाना है, अपने मुद्दे को वहां तक पहुंचाना है। तो इसी सिलसिले में हम माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यालय पे जो गए, जो हमारा पार्टी कार्यालय है, पार्टी प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ पर गए। तो कल पता चला कि वहाँ पे जो भी नवनिर्वाचित जो भी सांसद नियुक्त हुए हैं, तो उन सभी के लिए वहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था। वहाँ पर उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने भी जाकर वहाँ पर शिरकत करी और अपना सोचा कि माननीय अखिलेश जी को अपना ज्ञापन प्रेषित कर दें। वो विपक्ष के नेता हैं, तो कम से कम वो हमारी बात को मुखरता से उठाएंगे। और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमें किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई भी हम प्रेरित नहीं हैं। हमारा केवल और केवल यही उद्देश्य है कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे भी हमें कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई भी जो इंसान हमारी बात को प्रमुखता से उठाएगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष के मंत्री हों, हम उनके साथ जाएंगे, उनका समर्थन लेने का प्रयास करेंगे। हमें इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है, ना ही मेरा कभी उद्देश्य रहा है इस प्रकार का। तो आप खुद जान रहे हैं अखिलेश जी की क्या पोजीशन है। अगर वो हमारे मुद्दे को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन तक वो बात पहुंचेगी और कहीं ना कहीं इस प्रयास में हम सफल भी हुए। तो कल लगभग 1-2 घंटे के प्रयास के बाद जब वहाँ पर पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए माननीय अखिलेश जी को, तो वहाँ पर ये मानकर चलिए इतना बड़ा समारोह चल रहा था, तो उसमें किस तरीके से हमने प्रयास किया होगा तब हमें वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला होगा। तो ये सब तो बात की बातें हैं। जब उन्होंने जाना, हमने बहुत बार बोला कि भाई हमारा आंदोलन 69,000 से हम लोग रिलेटेड है, तो हमें किसी भी तरीके से, उन्होंने बोला कि आप अपना ज्ञापन दे दिया जाए। तो हमने कहा नहीं, जब तक हम नेताजी से बात नहीं करेंगे, अखिलेश जी तक अपनी बात स्वयं नहीं पहुंचाएंगे, हम केवल यहाँ ज्ञापन देने नहीं आए, हमें उन तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो इन्हीं सब चीज़ों का कार्यक्रम हुआ और उन तक हमें पहुंचने का मौका हासिल हुआ। तो फिर उन्होंने, पहले तो मेरी कभी अखिलेश जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इसलिए ना ही कभी हमने मीटिंग की थी, तो वो मुझे पहले
नाम से जानते थे। उन्होंने कई रैलियों में मेरा जिक्र किया है। उन्होंने जब मैं पानी की टंकी पर बैठी थी तो स्वयं सुनील साजन जी को और जूही जो है वो उनकी प्रवक्ता है, सभी लोगों को जो डिबेट में मेरे साथ बैठते तो उन्होंने कई बार प्रयास किया, कपिल श्रीवास्तव जी को भेजा अपने समाजवादी कार्यालय से कि किसी भी तरीके से इनको पानी की टंकी से उतार लिया जाए। वो मुझे मौखिक उन्होंने मुझसे कभी मिले नहीं थे, बट मेरे बारे में भली भांति जानते थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची, जैसे ही मैंने अपना नाम बताया और अपना ज्ञापन दिया तो उन्होंने बोला अच्छा तो आप असली शिखा पाल हैं, और हंसी का माहौल वहाँ पर क्रिएट हो गया। ये मानकर चलिए जितने लोग सभा में मौजूद थे उन्हें सोचिए 3 से 4 साल हो रहे हैं, उन्हें वो प्रसंग याद था। उन्होंने सभी को ये बात बताई कि भाई आपको बच के रहने की ज़रूरत है, लोग दूसरे का नाम का प्रयोग करके दूसरे को ले आते हैं मिलवाने। तो इस तरीके से उन्होंने जितने भी लोग थे वहाँ पर मौजूद उनको ये बात बताई कि मैंने असली शिखा पाल के लिए ट्वीट किया था। उस लड़की जिसको मिलवाने के लिए लोग लाए थे वो नकली शिखा पाल बनाकर लाए थे, और मैंने उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाया, ट्वीट भी उनके लिए कर दिया। बट बाद में पता चला कि पानी की टंकी पर तो जो दूसरी महिला बैठी हुई है वो तो अभी तक वहीं पर है, वो हमसे मुलाकात करने नहीं आई है। तो हमारे साथियों ने जब विरोध किया कि सर वो नकली शिखा पाल हैं तो आपने उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया है, तो उन्होंने तुरंत वो ट्वीट जो है डिलीट कर दिया। अब सोचिए इतने बड़े नेता हैं, उनको सारी बातें पूरी अच्छे से स्मरण था उनको, और उन्होंने सारी बातें वहाँ पर लोग जो बैठे थे उनको बताई ये सारी चीज़ें। तो फिर जब मैं चलने लगी तो उन्होंने कहा एटलीस्ट आज हमारे साथ असली शिखा पाल की तो फ़ोटो खिंचवा दीजिए। तो उन्होंने अपने सारे जितने फ़ोटोग्राफर्स वहाँ मौजूद थे उनके माध्यम से फ़ोटो खिंचवाई, पूरी रिकॉर्डिंग हुई है और ज्ञापन लिया गया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। और फिर उन्होंने बोला कि आपके मुद्दे को हम प्रमुखता से उठाएंगे। इस तरीके से वहाँ लगभग 5 से 7 मिनट हमको दिया गया। सोच लीजिए उनका कार्यक्रम चल रहा था, उसमें संगीत समारोह चल रहा था, उसको बंद किया गया हमारी बात को सुनने के लिए। तो हम माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से सुना और आगे भविष्य में हमारे मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए और हमारी आवाज़ उठाने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मुझे वहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला और खुशी भी हुई कि किसी इतने बड़े नेता ने हमारी बात को सुना है, तो अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी कम से कम जो पीड़ा है उसको कोई अच्छे से उठाए। तो इसी सिलसिले में मेरी कई जगह बात हुई, कल और भी लोगों से बात हुई है जो डिबेट में बैठते हैं। उन्होंने बोला कि आप अपना ज्ञापन सेंड करिए और हम आपकी बात को टीवी चैनल पर प्रमुखता से बताएंगे। तो अब ये लग रहा है कि हम लोगों के लिए पॉजिटिव रास्ते खुल गए हैं। हम जहाँ जहाँ भी गए हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया कि कई लोगों से आगे भी मीटिंग्स होनी हैं और लोगों ने मुझे मीटिंग के लिए बुला रखा है। तो जो भी कार्यक्रम है वो होता रहेगा, और जब तक हम लोगों का कोई रिज़ल्ट नहीं आ जा रहा है हमें हर जहाँ से संभव होगा वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बात को उठाना है। तो ये वहाँ से कंप्लीट हो गया। हम लोग वहाँ से आए, सार्थक मुलाकात हुई माननीय जी से, अखिलेश जी से। तो उसके बाद हम लोग SCRT कार्यालय गए कि भाई मंत्रियों से बात हो रही है, सभी से बात हो रही है, तो एटलीस्ट चलकर SCRT में भी अधिकारियों से मुलाकात कर ली जाए। तो उस सिलसिले में SCRT जाना हुआ और वहाँ से पता किया गया कि आखिर हमारे मुद्दे में चल क्या रहा है। तो 1-2 लोगों से मेरी काफ़ी, आप मानकर चलिए, काफ़ी देर बातचीत हुई है और अपने मुद्दे को बताया गया पूरी तरीके से। क्योंकि सबसे जो हमारी भर्ती, जो हमें उस समय हमारा चयन नहीं हो पाया था, मेन यही कारण रहा है कि हम अपनी बात को प्रमुखता से पहुंचा नहीं पाए। क्योंकि वहाँ पर पानी की टंकी पर बैठे रहे, उस समय हम डेलीगेशन भी नहीं कर पाए, उस टीम में नहीं जा पाते थे, तो इतनी हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई थी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये भी रीज़न रह गया है कि हम अपना मुद्दा हमारा उतना हाईलाइट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, जितना अधिकारी मंत्रियों तक उस बात को पहुंचना चाहिए था। उस बात को मैं खुद स्वयं स्वीकार करती हूँ। तो इसलिए अब जहाँ तक प्रयास हो रहा है मैं उस मांग को, अपनी मांग को लेकर चल रही हूँ और उसको पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। अब बात आती है कि जैसे कुछ अराजक तत्व रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं मतलब किसी की मेहनत को नहीं देखते हैं, मतलब पीछे से उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे छीटाकशी करनी है कि हाँ, कि किसी तरीके से वो अपना जो प्रयास कर रही हैं उसको छोड़ दे। तो आपको मैं बता दूं कि ना ही मुझे कोई किसी प्रकार की आर्थिक मदद करता है,
ना ही मुझे किसी प्रकार से सपोर्ट करता है। जहाँ जाना रहता है अकेले भागना रहता है, अकेले धूप में मरना रहता है। घर से निकलते हैं, अपने घर का पैसा लगाते हैं, किराया भाड़ा जो भी खर्च होता है, ज्ञापन बनाना, हर चीज़ें अपने पास से की जाती हैं। कोई भी सिंगल किसी भी तरीके से हमारी मदद नहीं करता है। तो अगर कोई प्रयास कर रहा है, आपके ही लिए प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, तो प्लीज़ अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट भी मत करा करिए। तो इन चीज़ों से दिल आहत होता है कि आप पहली तो एक किसी महिला के दर्द को बात को समझते नहीं हैं कि वो पहले भी हमने जितना संघर्ष किया, अगर आपके अंदर ज़रा भी मानवता हो तो इस बात को आप समझें कि आप हमें सपोर्ट कहाँ करते हैं, कभी नहीं करते हैं, किसी तरीके से नहीं करते हैं। तो कम से कम उनको उनके मेहनत का अगर हम उनको कुछ वो नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनको इस तरीके से अपमानित भी ना करें कि हाँ कि ये कहें कि क्या बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप बीटीसी कर लिए होते तो अब तक आपकी लग गई होती, आप ऐसे बैठे टंकी पे बैठे, मतलब बहुत तरीके के फालतू के कमेंट आते हैं। तो यहाँ एक कोर्स तो इंसान के माँ बाप करवा नहीं पा रहे हैं, सलाह दी जाती है, इस टाइप की बातें होती हैं। वो फ़िलहाल हर जगह कुछ ना कुछ निगेटिव लोग होते हैं, तो उन चीज़ों से मुझे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कार्य है कि जिस कार्य में, क्योंकि आप मानकर चलिए अगर जिन्होंने भी समाजवादी कार्यालय के हैंडल से, जो भी ट्विटर हैंडल से जो ज्ञापन आया है, उसमें साफ तौर पर लोगों को जाहिर हो रहा होगा कि उसमें क्या लिखा है। उसमें केवल किसी एक वर्ग की ना बात की गई है, ना ही कुछ भी कहा गया है। उसमें ये बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सरकार के पास, अब हम तो उनको गाइडेंस दे नहीं सकते हैं कि हम तो अधिकारी हैं नहीं कि हम सरकार को ये सजेस्ट करेंगे कि सर आप इतनी सीट जोड़ दीजिए, हमारे पास तो हम तो डाटा उनको दे नहीं देंगे और मेरे कहने से अधिकारी या मंत्री कर नहीं देंगे, सरकार कर नहीं देगी। तो एक हम उनको सजेशन दे सकते हैं कि सर हमारी मांग क्या है। हम तो पहले भी कह रहे थे कि लोग ये कहते हैं, हमारा पहले भी यही मुद्दा था कि हम जो 68,500 की रिक्त सीटें थी 22,000, उनको जुड़वाने के लिए हमने आंदोलन किया था। उसी के मुद्दे को लेकर हम 7-8-10 महीने हम वहाँ पर आंदोलनरत रहे थे। तो यही हमारी मांग थी। अगर ये मानकर चलिए कि अगर 22,000-23,000 सीटें जुड़ जाती तो उसमें भला कहाँ किसका नहीं हो रहा था। क्या आरक्षित वर्ग को सीटें नहीं मिल रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर किसका अहित हो जा रहा था। आज की डेट में सरकार द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है 6800 की, तो ये मानकर चलिए 6800 में क्या जितने संघर्षशील साथी थे, जिन्होंने वास्तविकता में संघर्ष किया था, आंदोलन में मरे थे इको गार्डन में, क्या वो सभी उस लिस्ट में आ गए? क्या उस लिस्ट में उनका सभी का चयन हो गया है? किसी का नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी जानकारी, जितने लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, उनमें से 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उस 6800 लिस्ट में। ज़्यादातर नया बच्चा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मानकर चलिए अगर 22,000-23,000 की मांग की जा रही थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो उसमें 15 से 16,000 बच्चे आरक्षित वर्ग के सेलेक्ट हो जाते, तो क्या उनका अहित हो जाता इस मांग से? तो हम एक केवल सजेशन दे सकते हैं कि सर आपके पास पद रिक्त है। सरकार ने पहले भी कहा था 6800 सीटें पुरानी वैकेंसी से जहाँ से भी निकाल के दी थी और 17,000 नई वैकेंसी में देने वाली थी कि हम 17,000 नई वैकेंसी में देंगे। तो जोड़ जाड़ के आप खुद मान के चलिए कि इतनी सीटें अगर उनके पास वैकेंट हैं, तो हम इस मांग को क्यों नहीं रख सकते कि सर रिक्त पदों को जोड़ दिया जाए। या फिर हम तो सबसे अच्छा सलूशन सरकार के पास है, उनको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो भाई वो जो हम लोग याची बने हैं, जितने बच्चे याची करता है तो याचिका डालिए जिन्होंने, तो वो सभी लोगों को याची लाभ देकर इस मुद्दे का समाधान कर दिया जाए। सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि वो क्या करेगी, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेगी। हमारा कार्य केवल अपने मुद्दे को पहुंचाना है, मात्र एक विशेष वर्ग को नहीं कि केवल कुछ ही मुट्ठी भर बच्चों को। आप ये मानकर चलिए कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, तो उसमें अगर मेरिट बेस पे कोर्ट का ऑर्डर आता है, रिविजिट हो जाती है सीटें, तो मात्र मुट्ठी भर सीटें ही लोगों के हाथ आएंगी। तो क्या आप उसमें खुश हो जाएंगे? उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लोज़र रिपोर्ट लग जाएगी 69,000 में, उसके बाद किसी का चयन भूल जाइए, कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बार क्लोज़र रिपोर्ट लग गई 69,000 में, रिविजिट हो गई सीटें, कुछ ही सीटें ही लोगों को हासिल होंगी। उसमें वास्तविकता में जिन्होंने संघर्ष किया था, लड़े हैं, इस लड़ाई की
लड़ाई को आगे बढ़ाया है, इस मुहिम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मार खाए, पिटाई खाए हैं, जेल गए, सब कुछ, पैसा तक, अपना आर्थिक शोषण हुआ, सब तरीके से, शारीरिक मानसिक हर तरीके से सभी का शोषण हुआ है। हम लोग इस मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। कोर्ट की लड़ाई हुई है, उसमें बच्चा बेचारा बेरोज़गार है, कहाँ से पैसा दिया होगा। बट इसलिए याची बन गया था कि हाँ भाई चलो कि इस तरीके से नहीं तो कम से कम उस तरीके से हमको लाभ हो जाए। जो वास्तविकता में वहाँ पर आया था, संघर्ष किया है। मुझे नहीं लगता आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आप याची लाभ की बात ना करके इस तरीके की बात करिए। अरे हम तो कह तो रहे हैं, हमारे पूरे ज्ञापन, अगर जिस भी इंसान ने मेरा ज्ञापन पढ़ा होगा उसमें मैंने सीधे यही बात लिखी है कि सरकार के पास ऑप्शन है, वो सब जो अधिक से अधिक जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं सरकार के पास उसको जोड़ दे, अथवा जो बच्चे याचिका कोर्ट में पिटिशनर बने उन सभी को पिटिशनर रिलीफ देकर इस मुद्दे का समाधान कर दे। हम तो सभी को लेकर बात करते हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर इंसान जाता होगा तो केवल अपने मुद्दे की बात करता होगा, सभी के हित की कोई बात नहीं करता होगा। इतना मुझे भी ज्ञात है कि ऐसा नहीं कि मैं चीज़ें किसी से पे कुछ भी टिप्पणी नहीं करती हूँ तो चीज़ें नहीं मुझे पता है, मुझे सब पता है। बट मेरा कार्य पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से रहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हित हो सके, कि किस तरीके से सभी के बारे में अधिक से अधिक बच्चों की नियुक्ति हो जाए। तो हमने क्या कहा कि हमारा बस चले तो संपूर्ण समायोजन ही हो जाए, बट हमारे बस का नहीं है ना। हम तो ये केवल हम लोगों ने पास आउट है सुपर टेट, तो हम सरकार को बस एक ये इंटीमेट कर सकते हैं कि सर हम लोग इतने बच्चे हैं, इतनी पीड़ा से गुजर रहे हैं, बीएड वाले हैं, हमारे लिए ये अंतिम अवसर है, हमें अगला अवसर नहीं प्राप्त होगा, यही 69,000 ही मात्र हमारे पास विकल्प है। तो आप अधिक से अधिक बच्चों का इसमें चयन कर दीजिए, क्योंकि फिर उनको वैसे ही 8 साल बाद मौका मिला और अगली भर्ती में तो वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए यही अंतिम अवसर है, तो हम इसीलिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और अभी आंदोलन और इस तरीके की बातें कर रहे हैं या फिर ज्ञापन देने की बातें कर रहे हैं कि जब अगर कोर्ट का ऑर्डर आ ही गया, उसमें हमारे लिए कुछ पॉजिटिव नहीं निकला तो फिर हम क्या कर पाएंगे। तो अभी से सरकार के कानों तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा, तो सरकार भी सोचेगी कि हाँ इतने बच्चे पीड़ित हैं तो इनका किसी भी तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि उनके पास अब मौका नहीं है। तो इसीलिए जो प्रयास मैं कर रही हूँ जारी है। हमारे साथ हमारे जो साथी, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, देवेंद्र है, उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया, वो बराबर हमारे साथ दौड़े। तो इस तरीके से जो भी साथी और साथ देना चाहते हैं, ज्ञापन अभी क्या बोलते हैं, कल जो ज्ञापन दिया गया है उसकी पीडीएफ इसलिए नहीं तैयार करवाई गई कि उसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट और ऐड करना था। आप लोगों को 2 दिन के अंदर नया ज्ञापन का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कई लोग परेशान थे कि ज्ञापन हम लोगों को भी देना है, निकटतम क्षेत्र में जितने भी हमारे सांसद विधायक हैं उनको हमें देना है। तो 2 दिन में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें 1-2 पॉइंट्स हमें और ऐड करने थे, तो उसके बाद आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा और आप लोग भी जाकर जिस तरीके से, जिसको जहाँ से मौका मिले, जिस माध्यम से आप अपनी बात को पहुँचा सकते हैं उसे पहुंचाने का प्रयास करिए। और हमारा ये मानकर चलिए, हमेशा से ध्येय रहा है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करती हूँ, कि जितनी निष्पक्षता से, जितनी निष्ठा से और जितनी ईमानदारी से मैंने आज तक कार्य किया है, केवल अपने घर से मैंने पैसा लुटाया है, कभी एक सिंगल रुपए किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगी है, चाहे वो लोगों की जमानत करानी हो। तो ये सब बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ईश्वर देख रहा है कि मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि कैसे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और ये मानकर चलिए कि जो लोग सोचते होंगे कि उस बात को अभी सामने से उन्हें ना दिख रहा हो, तो वो ज़रा ध्यान से, दिमाग से ये सोचें कि अगर सीटें जुड़ जाती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस वर्ग के बच्चों का फ़ायदा होगा। तो ये मुझे चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आरक्षित वर्ग के ही बच्चों का फ़ायदा होगा। और प्लीज़ मुझे ये कभी इंडिकेट मत करा करिए कि मैं जनरल की कठपुतली हूँ, कि मैं आरक्षित वर्ग की कठपुतली हूँ। मैं इंडिविजुअल कार्य करती हूँ, मैं किसी के, मेरे पास ईश्वर ने दिमाग दिया है, मैं अपने विवेक से कार्य करती हूँ। मैं किसी के इशारे पे नहीं कि मुझे कोई दिमाग देगा तो मैं कार्य करूँगी, कि मैं किसी जनरल की कठपुतली हूँ, कि फलाने की कठपुतली हूँ। मेरा खुद का भी दिमाग है, और अगर ज्ञापन जिसको सही से पढ़ना आता है तो वो देख लेगा कि उसमें क्या लिखा गया है।
याचिका तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग वालों ने डाली थी, तो क्या किस उद्देश्य से डाली थी? इसी उद्देश्य से डाली थी ना कि वहाँ पर जाकर बच्चों को याची लाभ दिलाया जा सके। तो मैं याची लाभ की मांग करती हूँ। दूसरे रहे बच्चों की कि वो कहते हैं संपूर्ण समायोजन की, तो उसमें मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा पद रिक्त जो पढ़े उनको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ मैं किसके अहित की बात करती हूँ? तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं अगर पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही हूँ, मैं घर का काम छोड़कर अपने घर के अपनी सेहत को छोड़कर अब मैं हर चीज़ तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ ना कि अगर मैं 2 दिन बाहर निकलती हूँ, धूप में जाती हूँ, तो फिर उसके बाद 4 दिन मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो जाती है। मैं अपनी सेहत के बारे में फ़िज़िकल इशू यहाँ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे केवल अपना कार्य दिखाई देता है। मैं पूरे डेडिकेशन से अपना कार्य करती हूँ। मैं पानी की टंकी पर भी रही, लोगों ने देखा होगा मेरे चेहरा कैसा हो गया था, बिना धूप, बिना बरसात, बिना किसी चीज़ की सर्दी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मेरे दिमाग में केवल एक और एक बात चलती है कि मुझे इस भर्ती में नियुक्ति चाहिए, तो चाहिए कि कैसे भी करके प्रयास करके। अब ईश्वर ने ही नहीं लिखा होगा, फिर उन्हीं की मंशा होगी तो अलग बात है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर सच्चे दिल से कोई प्रयास किया जाता है तो वो जो सफल ज़रूर होता है। और मेरी नीयत मुझे मालूम है कि मेरी कभी नीयत ख़राब नहीं रही, ना मैंने कभी किसी से एक भी रुपए की कभी किसी से बेईमानी करी है। आप मेरी छवि के बारे में भी पता कर लें। तो इसलिए अगर मैं अकेले कार्य कर रही हूँ, अकेले भाग दौड़ कर रही हूँ, किसी से भी एक पैसे की मदद लिए बिना, तो मैं चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं इतना भाग दौड़ कर रही हूँ, तो जो मेरे साथी मेरा सपोर्ट करना आना चाहते हैं, जो भी हमारे साथ भाग दौड़ करना चाहते हैं, वो खुले दिल से आमंत्रित हैं। और जिन्हें निगेटिव कमेंट करने हैं, जिन्हें पीछे से कुछ भी बोलना है, तो मुझे उससे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉबी है वो 90% मेरे फेवर में ही है। और वो मुझे जानते हैं, वो कभी मेरे बारे में एक भी शब्द अपशब्द नहीं कह सकते हैं। तो जो मेरे साथ रहे हैं उन्हें पता है कि मेरा नाम ही मेरे लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और कोशिश करूँगी, और मेरा प्रयास जारी है जिस स्तर तक मुझसे हो सकेगा। मेरा लगातार प्रयास जारी रहेगा। इस महीने पूरी भाग दौड़ जितनी हो सकती है मैं करूँगी। और धन्यवाद आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्ञापन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। आपको आज या कल में आपको ज्ञापन की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।